नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 7 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर नंबर 1 है ये और इसके नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर 1 में हमें पढ़ना है समानता ऑन इक्वलिटी। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7 सोशल साइंस सिविक्स समानता ऑन इक्वलिटी चैप्टर 1 के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है कि समानता क्या होता है। समानता से आप क्या समझते हैं? देखिए, समानता का मतलब होता है इक्वलिटी, बराबर, एक समान। समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ अमीर होता है, कुछ गरीब होता है, कुछ ऊंची जाति का होता है, कुछ नीची जाति का होता है, किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, कोई बहुत अमीर होता है। तो इन सभी व्यक्तियों के बीच की जो समानता है ना, वही इक्वलिटी कहलाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इक्वलिटी है क्या, समानता से आप क्या समझते हैं। इस शब्द का मतलब है हर व्यक्ति एक समान है। भारत, जैसा कि आपको पता है, डेमोक्रेटिकल कंट्री है और हमारे भारतीय संविधान के अनुसार यही कहा गया है कि समाज में, भारतीय समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान है। तो हर व्यक्ति जब एक समान हो, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, चाहे वो किसी भी लिंग से आता हो, उसकी आर्थिक हैसियत क्या है, ये सब निर्भर नहीं करता इन मुद्दों को जस्टिफाई करने के लिए। हम किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, यदि हम समाज में एक समान बराबर का दर्जा अगर हमें प्राप्त होता है तो यही हमारा समानता कहलाता है। इसके अलावा अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा कहता है, एक व्यक्ति के वोट से क्या अभिप्राय है। एक व्यक्ति के वोट, वोट समझते हैं? वोट का मतलब होता है मतदान देना, जिसके माध्यम से सरकार का चुनाव होता है, जनप्रतिनिधि का हम चयन करते हैं, इसी को हम वोट और हिंदी में मतदान कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आप लोगों ने कई बार पढ़ लिया होगा कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिकल कंट्री है, जहां हर वयस्क को एक वोट देने का अधिकार होता है। वयस्क कहने का मतलब है हर एक वह व्यक्ति जो 18 साल की उम्र को पार कर लिया है। हालांकि क्लास 7 और 8 के बच्चे अभी 18 साल के नहीं हुए होंगे, लेकिन जब आपकी आयु 18 साल पूरी हो जाएगी तो भारत सरकार की तरफ से आपका एक वोटर आईडी कार्ड बनेगा और इस वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से आप अपने मत को देके अपने प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं। सरकार के चुनाव में आप अपना अहम योगदान प्रदान कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी जाति को हो। अब देखिए, कोई भी जाति का हो, वो राजपूत हो, भूमिहार हो, पांडे मिश्रा तिवारी हो, मल्लाह हो, यादव हो या जाट हो, कोई भी जाति का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी जाति से हो, आपको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। आप किसी भी धर्म से हैं, आपको फिर भी मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। आप किसी भी लिंग से हैं, महिला हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा। आप गरीब हैं, अमीर हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब यह हुआ, चाहे वह भारत के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो या फिर दिहाड़ी मजदूर करने वाला, मतलब एक गरीब व्यक्ति, रिक्शा खींचने वाला, गरीब से गरीब व्यक्ति, या टाटा अंबानी, बिरला, रतन टाटा, या देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति को भारत में सिर्फ और सिर्फ एक मत देने का अधिकार है। समान वोट के इस अधिकार को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक ऐसा मुद्दा है जो आपको क्लास 12 तक के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि हमारे भारत देश में बिना जाति के भेदभाव के, बिना लिंग के भेदभाव के, बिना आर्थिक संपत्ति के भेदभाव के, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो या कोई अमीर व्यक्ति हो या दिहाड़ी मजदूर करने वाला कोई गरीब व्यक्ति हो, इन सभी को एक मत देने का अधिकार प्राप्त है और इसी अधिकार को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति वयस्क माना जाता है। जब भारत में 18 साल से कोई बच्चा या लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, जब वो ऊपर आ जाता है तो उसे वयस्क वाले कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि अब बच्चा समझदार हो गया, अब बच्चा ज्ञानी हो गया, अब डिसीजन लेने के लायक हो गया है।
लेकिन वोट देने के इस अधिकार के बावजूद हमारे देश में कई तरह की असमानताएं देखने को मिलती है। देखिए, आपको 18 साल होने के बाद वयस्क मान लिया जाता है, इसके बाद आपको वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे भारत देश में कई प्रकार की असमानताएं देखने को मिलती है। कई बार ऐसी असमानताओं के कारण कुछ लोग अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज भी भारत में भले ही हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन भारत के सभी लोगों को समानता का अधिकार देता है, फिर भी बहुत तरह की असमानताएं हमारे भारत में आज भी देखा जा सकता है। लोग असमानता को मानते हैं, छुआछूत को मानते हैं, अमीर गरीब को मानते हैं, ऊंच नीच को मानते हैं। तो ये सारी चीजें आज भी हमारे भारतीय समाज में कहीं ना कहीं मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है असमानता का आधार लिखिए। किस बेस के ऊपर असमानताओं को फैलाया जाता है या फिर असमानता को देखा जाता है? हमारे देश में जिन कारणों से असमानता फैलता है उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको अभी आगे की स्लाइड में बता रहा हूं। तो सबसे पहला तो गरीबी है। गरीब व्यक्ति ना, ये गरीबी जो होता है ना, वो जीवन का सबसे बड़ा श्राप है, अभिशाप है। एक गरीब व्यक्ति के जीवन में बहुत तरह की कठिनाइयां होती है, बहुत तरह के संकट होते हैं। और हम मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूँ या फिर मेरे सामने जितने भी बच्चे अभी हैं ऑफलाइन क्लासेज में और जो आप ऑनलाइन क्लासेज में हो, मैं आपको बताता हूँ कि ये शिक्षा एक ऐसा माध्यम है ना, एक ऐसा आपके पास ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, तीर कह सकते हैं, जो आपकी गरीबी को मिटा सकता है। हालांकि लोग शॉर्टकट भी ढूंढते हैं, लूट लेना, मार देना, छीन लेना, चोरी करना, ये सब तरीका आपके गरीबी को दूर नहीं कर सकता, ये आपके संस्कार को और निम्न करेगा। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, एडुकेशन एक ऐसा वेपन है जिसके माध्यम से आप गरीबी को दूर कर सकते हो। तो आप याद रखिएगा कि गरीबी को दूर करने के लिए आपको शिक्षित होना जरूरी है और शिक्षित होने के लिए आपको दिल लगा के पढ़ाई करना जरूरी है। तो गरीबी भी एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण समाज में असमानताएं दिखती है। लोग गरीब लोगों का ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, गरीब लोगों की बातों का कोई ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता है। दूसरी बात है जाति व्यवस्था, ये तो सबसे प्रबल है अपने भारतीय समाज के अंदर। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को निम्न समझते हैं। जो ऊंची कास्ट के लोग होते हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, वो छोटे कास्ट जैसे कि अनुसूचित जाति, ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़ा, तो ये सब लोगों को वो ज्यादा वैल्यू नहीं देते, ज्यादा तवज्जो नहीं देते, उन्हें वो छोटा समझते हैं। और ये भी एक कारण है जिसके कारण समाज में असमानताएं दिखती है। अगर ये सारी चीजें, अगर ये एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे के साथ बैठे, बातें करे, तो समाज में समानता आएगी। तीसरा है धर्म। धर्म को लेके हमारे भारत में खासकर सबसे ज्यादा असमानता देखने को मिलता है। हिंदू कहेगा मुसलमान खराब है, मुसलमान कहेगा हिंदू खराब है, सिख कहेगा मैं बढ़िया, ईसाई कहेगा मैं बढ़िया। तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के चक्कर में असमानता बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो ये धर्म को लेके है। इसके अलावा है लिंग को लेके। देखिए, लिंग मतलब मेल और फीमेल, इसमें भी बहुत तरह की असमानताएं हैं। ज्यादातर पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि लड़की है ऐसा नहीं करेगी, ये बाहर नहीं जा सकती, ये खेल नहीं सकती, ये दूसरे जगहों पे घूमने नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भेदभाव की नजरों से देखा जाता है कि लड़कियां ही तो हैं, ये क्या करेगी, लड़कों को ये छूट दी जाती है, लड़कियों को ये छूट नहीं दी जाती है। तो ये लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव है। ये भेदभाव किया जाता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है, आज की लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है काम पर जाने की जरूरत क्यों है। काम पर मतलब किसी भी काम पे, वर्क जो आप रोजगार करते हो, पेशा करते हो, आपके पापा भी तो सुबह सुबह कहीं ना कहीं काम पे जाते होंगे, वो क्यों जाते हैं, इसकी जरूरत क्यों होती है? तो कई लोग गरीबी और अकुशलता के कारण असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। गरीब लोग ना हमेशा मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मतलब छोटे छोटे काम करते हैं या फिर ऐसे काम करते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। मैं बार बार बच्चों को यही कहता हूं कि कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। या आप कंप्यूटर में अपना स्किल्स बढ़ा सकते हैं। आज के समय में तो टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है कि आप किसी न किसी टेक्नोलॉजी के एक पार्ट को अपना कैरियर
चूज कर सकते हैं, एज ए कैरियर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, असंगठित क्षेत्र में अक्सर मालिक की मर्जी के मुताबिक किसी भी नौकरी पर रख लिया जाता है। मालिक अपना बोल देता है हाँ ठीक है रह जाओ, जितना सैलरी बोलता है उतना सैलरी देता है, जो खाने पीने को देता है उसी पे लोग रह जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास गरीबी है, पैसा चाहिए। तो नौकरी से जब चाहे वो निकाल भी सकता है, जब मन हो तब रख सकता है, जब मन हो तब निकाल सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है। कोई मजदूर अगर एक दिन भी काम पर नहीं जाता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब इंसान ही है, इंसान के शरीर में कई सारी तकलीफों का भी सामना करना होता है। अगर एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, 102 103 अगर वो बुखार से गुजर रहा है, तो क्या व्यक्ति वो किसी मालिक के यहाँ जाके काम करने के योग्य है? नहीं है। और ऐसे में अगर वह व्यक्ति उस दिन काम पे नहीं जाता है तो उसे उस काम से निकाल दिया जाता है। ये गड़बड़ है, ये गलत है। इसलिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मजदूरों को रोज काम पर जाना पड़ता है, और वे वोट देने के लिए भी छुट्टी नहीं ले पाते। मतलब जिस दिन मत देना होता है, मतदान देना होता है, उस दिन भी वो छुट्टी नहीं ले पाते। यदि उनके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी देखभाल के लिए भी वो उन्हें छुट्टी नहीं मिलता है। अगर वो छुट्टी लेते हैं तो उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। पॉइंट हमारा कहता है जातिगत असमानता किसे कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि जातिगत असमानता से आप क्या समझते हैं। जाति व्यवस्था एक ऐसा कड़वा सच है जिसे शायद ही कोई भारतीय अनजान होगा। मतलब एक ऐसा शब्द जाति व्यवस्था जिससे भारत के रहने वाले कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है, या फिर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता। यदि आप गांव में रहते हैं तो बहुत छोटी उम्र में ही आपको जाति व्यवस्था के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि गांव में ये सब चीजें बहुत देखने को मिलती है। मैं भी जब गांव में जाता हूं ना तो ये जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि ऊंची जाति के लोगों के साथ बड़े ही नम्र स्वभाव के साथ बात करना होता है, उनके साथ ज्यादा बदतमीजी, या बदतमीजी तो ऐसे भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके सामने किसी भी बातों का जवाब नहीं देना, नमस्ते करना, सुबह शाम हेलो हाय करना, ये सब एक परंपरा है जाति व्यवस्था के अंदर। तो शहरों में रहने वाले लोगों को शायद लगता है कि जात पात कुछ भी नहीं है, हालांकि सही बात भी है, शहरों में इतनी ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा ये समाज में व्याप्त नहीं है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन गांवों में दिया जाता है। लेकिन जब आप किसी अखबार में वैवाहिक विज्ञापन के पन्नों पर गौर करोगे, शादी के लिए जो एड्स आते हैं अखबारों में, तो वहां पे आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि वहां पे साफ साफ लिखा रहता है, दिमाग में वहां पे जाति के अनुसार ही लड़के को ढूंढा जाता है, जिसे लोग अपनी बेटी या अपनी बेटे के लिए ढूंढते हैं। तो वहां पे आपको जाति व्यवस्था से जुड़ी चीजें देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। यह एक दलित लेखक थे। दलित कहने का मतलब है छोटी जाति के एक राइटर थे। अपनी आत्मकथा उन्होंने लिखा था जिसका नाम लिख रखा था उन्होंने जूठन। जूठन में उन्होंने अपनी जाति के कारण अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया है कि जाति व्यवस्था को लेके किस प्रकार उनके साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ दोषपूर्ण व्यवहार किया गया। बचपन में उन्होंने कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेली है। उनको मारा पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था, गांव से बाहर भगा दिया जाता था। तो वो क्या क्या थी, वो उनकी मानसिक यातनाएं और शारीरिक यातनाएं, इसके बारे में जान लेते हैं। स्कूल में बिना बात के ही उनकी पिटाई कर दी जाती थी क्योंकि वो छोटी जाति के थे। उन्हें फर्श पर बैठना पड़ता था, जमीन पे बैठना पड़ता था, जबकि उनके सहपाठी जो हैं वो चटाई पर बैठ के पढ़ा करते थे। उनके जो बड़ी जाति के दोस्त, मतलब क्लास में पढ़ने वाले लोग थे, वो चटाई पर बैठते थे, और मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि को नीचे जमीन पर बैठ के पढ़ना पड़ता था। एक बार उनसे पूरे स्कूल के मैदान पर झाड़ू लगवाया गया था क्योंकि वो छोटी कास्ट के थे। तो इस प्रकार की यातनाएं उस समय लोगों को दिया जाता था यदि वो छोटी कास्ट के होते थे। तो पॉइंट हमारा कहता है दलित किसे कहते हैं। अब दलित के बारे में जान लेते हैं कि दलित किसे कहा जाता है। अति पिछड़ी जाति के लोगों को दलित कहा जाता है। जो सबसे निचली जाति के लोग होते हैं, जो सबसे ज्यादा पिछड़े लोग होते हैं, जो सबसे ज्यादा गरीब लोग होते हैं, उन्हें दलित कहा जाता है। दलित शब्द का अर्थ है टूटा हुआ या कुचला हुआ, मतलब जिसको सबसे नीचे रखा जाता है। अति पिछड़ी जाति के लोगों को भयानक यातनाएं झेलनी पड़ी थी। मतलब जो सबसे नीची जाति के लोग थे उन्हें कई प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ा था। आज भी इसके कई उदाहरण सामने आते हैं।
दलितों से ऐसे काम करवाए जाते थे जो सबसे घृणित माने जाते थे। मतलब गंदगी उठवाना, लैट्रिन उठवाना, सड़े हुए माल मवेशी उठवाना, गंदगी साफ करवाना, ऐसे काम दलितों से करवाए जाते थे। जैसे कि मैला साफ करना। अब मैला मतलब मैल, गंदगी, मरे हुए पशुओं को गांव से बाहर फेंकना। जो सड़े गले हो जाते थे, जो बहुत ज्यादा बदबू देते थे, उन्हें उठाकर साफ करने का काम इन दलितों से करवाया जाता था। दलितों को गांव से बाहर रहने की इजाजत थी। मतलब वो गांव में नहीं रह सकते थे। दलित जो थे, उन्हें गांव में रहने की इजाजत नहीं थी। वो कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। नदी के आम घाटों से वो पानी नहीं ले सकते थे। यदि किसी स्वर्ण पर दलित की छाया भी पड़ जाती थी तो इसे अशुभ माना जाता था। मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं और ऊंची जाति का व्यक्ति चल रहा है, उसी सड़क पर कोई नीची जाति का व्यक्ति चल रहा है और उसका छाया, गरीब का जो छाया पड़ गया अमीर पे ऊपर, वो भी अशुभ माना जाता था। उसको बहुत मारा जाता था, यातनाएं दी जाती थी। इसीलिए इन लोगों ने अपने लिए इस शब्द को चुना था। क्या? दलित। याद रखिएगा, दलित, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है धार्मिक असमानता किसे कहते हैं। धार्मिक असमानता से आप क्या समझते हैं? भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। भारत में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, बौद्धी है, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में हिंदुओं की संख्या है। अन्य धर्मों के लोगों का प्रतिशत यहाँ पे बहुत कम है, यानी कि वो अल्पसंख्यक हैं, मतलब जिनकी जनसंख्या सबसे कम है। अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग होते हैं उनके साथ असमान व्यवहार होता है। मतलब जिनकी संख्या कम होती है उनके साथ असमान व्यवहार होता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को किराए पर मकान लेने, स्कूल में दाखिला लेने, नौकरी मिलने आदि में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनको जल्दी किराए पर मकान नहीं मिलता, इनको जल्दी से नौकरी नहीं प्राप्त होता, इनके बच्चों को जल्दी से स्कूल में दाखिला अर्थात एडमिशन नहीं होता। तो ये इनके साथ असमानता का एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। हमारा समाज एक पितृ प्रधान समाज है, जहां पे पिताओं का शासन होता है। घर में अक्सर आपने देखा होगा हमारे पिताजी ही प्रधान होते हैं। जहां पुरुषों को महिलाओं से बेहतर माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि मर्द जो होते हैं वो महिलाओं से ज्यादा सोचने समझने विचारने की शक्ति रखते हैं, इसलिए महिलाओं के साथ असमान व्यवहार होता है। आज भी कई परिवारों में बेटी का जन्म अशुभ माना जाता है। जी हाँ, आज भी हमारा भारत है, इसमें कई जगहों पर बेटी के जन्म लेने पर लोगों का मुंह लटक जाता है। लोग मुंह, मतलब ऐसा उनको लगता है जैसे उनके ऊपर वज्रपात हो गया हो, उनको लकवा मार गया हो। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे भारत में। लेकिन सही मायने में देखिए तो बेटी जो होती है उसी के घर में पैदा होती है जिसने पूर्ण पहले के जन्म में कुछ बढ़िया कर रखा हो, क्योंकि बेटी का जन्म लेना घर के लिए शुभ माना जाता है। कई लोग तो ऐसे घृणित हैं, नीच लोग हैं, जो भ्रूण हत्या की साजिश करके बेटी को गर्भ में ही मार देते हैं। अगर उन्हें पता चल जाता है कि माँ के गर्भ में बेटी है, पुत्री है, तो उसको वो पेट में ही मार देते हैं। लेकिन ये गलत है, ये सिस्टम गलत है, ये तरीका गलत है। इससे कहीं ना कहीं आज का समाज जो है वो प्रभावित होता जा रहा है। आज आप देख लीजिए, आपको पता है कि अगर लड़की नहीं रहेगी तो लड़के का जन्म हो सकता है क्या? ये जन्म देने का जो पावर है, किसी भी पुत्र को, संतान को पैदा करने की जो पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में है, माताओं में है। कोई पुरुष पैदा कर सकता है क्या बच्चा? कोई पुरुष गर्भवती हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। फिर भी लोगों का सेंस देखो, कॉमन सेंस देखो कि वो लड़कियों से, महिलाओं से असमानता का व्यवहार रखते हैं। जबकि ये पता होना चाहिए कि अगर लड़कियों की संख्या हमारे समाज में कम हो गई तो वो जो बेटा बेटा कर रहे हैं ना, उनकी शादी होनी मुश्किल हो जाएगी, कुवारा कुवारा मर जाएगा, ऐसे ही घूमते रह जाएगा। तो इसीलिए कई परिवारों में लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजा जाता, लड़कियों के साथ असमानता का व्यवहार होता है, उन्हें स्कूल पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजा जाता है। अक्सर ये सारी चीजें ना गांव में देखने को मिलता है। और कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है। कई परिवारों में तो महिलाओं को घर की चार दीवारी में ही कैद करके रखा जाता है, उन्हें बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता। किसी भी तरह की असमानता से व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। अगर आप महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर ज्यादा शासन करते हैं, ज्यादा उन्हें कैद में रखने की कोशिश करते हैं, उनका घूमना फिरना बंद कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपराध भी है।
कानूनन अपराध है। और कहीं न कहीं बच्चा, चाहे वो लड़की हो या महिला, इससे अपने आत्मसम्मान का ठेस मानती है। हर व्यक्ति को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए। अगर लड़का पार्क जाके घूम सकता है तो लड़कियां भी घूम सकती है, लड़का खेल सकता है तो लड़कियां भी खेल सकती है। हालांकि शहरों में ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अगर लड़का सिगरेट पी रहा है तो लड़कियां भी पीती है, लड़का दारू पी रहा है तो लड़कियां भी पीती है। यहाँ पे समानता में कोई दिक्कत नहीं है, जो लड़का कर सकता है वो सारे काम लड़कियां भी यहाँ पे करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारतीय लोकतंत्र में समानता बताइए। भारत का जो डेमोक्रेसी है इसके बीच में समानता बताना है। भारत का संविधान हर नागरिक को एक समान दर्जा देता है। इसका मतलब है कि भारत के कानून की नजर में हर व्यक्ति को एक समान माना जाता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी लिंग का हो, सामाजिक पृष्ठभूमि या शैक्षणिक पृष्ठभूमि से हो। मतलब कोई भी जाति, धर्म, संस्कृति का हो, हमारा भारतीय संविधान उन सभी लोगों को एक समान मानता है। लोगों की मानसिकता बदलने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। लोगों की सोच समझ को बदलने में काफी लंबा समय लगता है। इसलिए केवल कानून बनाने से बहुत कुछ नहीं बदलता, उसे जमीनी स्तर पर लागू करवाने से ही समाज में परिवर्तन आएगा। कुछ कानूनों के डर से लोग एक दूसरे को समान रूप से देखने और सम्मान देने की कोशिश जरूर करते हैं। बहुत सारा ढकोसला है। कानून के डर से लोग ऐसा दिखाते हैं कि वो एक समान नजरों से दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, उनके भीतर कुछ और ही चलता रहता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 से अंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। ध्यान ध्यान से समझिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार मानकर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट कहता है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकता। आप अगर स्कूल जाते हो तो आपको कभी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई के नाम पर अलग अलग बैठाया जाता है? नहीं बैठाया जाता है ना। तो यही समानता है। हमारा संविधान ये बोल रखा है अनुच्छेद 15 में, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी संस्कृति का हो, किसी भी प्रकार का हो, अमीर का हो, गरीब का हो, सभी के साथ इक्वलिटी होना चाहिए, समानता होना चाहिए। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति और जन्म स्थान या इसके किसी आधार पर इसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। चाहे वो दुकान हो जाए, सार्वजनिक भोजनालय हो जाए, होटल हो जाए या मनोरंजन के साधन हो जाए, इसमें आपका प्रवेश वर्जित नहीं हो सकता। आप किसी होटल में जाके खा सकते हो, अगर आप किसी भी जाति, धर्म, संस्कृति के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी होटल में रह सकते हो, किसी होटल में खा सकते हो, किसी भी पार्क में जाके खेल सकते हो। पूर्णतः या भागतः, अब इसे समझ लेते हैं। राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं हो गया, तालाब हो गया, स्नान घाट हो गया, सड़क हो गया, सार्वजनिक समागम हो गया, इन स्थानों पर भी आप किसी भी बिना रोक टोक के उपयोग इसका कर सकते हो। आप सड़क पे चलते हो तो आपसे कोई पूछता है क्या आप किस धर्म से हो? आप जब पार्क जाते हो तो आपसे पूछता है क्या कि आप किस जाति से हो? नहीं ना। तो यही सब समानता है, यही सब इक्वलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है? आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या समझते हैं? यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है सभी वयस्क 18 एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को यहाँ पे वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वो किसी जाति, धर्म, संस्कृति से आते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें 18 वर्ष के बाद मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है गरिमा से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से। आप समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ बैठे, उनका सम्मान करें और सम्मान पाएं, यही हमारा गरिमा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट वीवीआई रहेगा। संविधान किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं? यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता एवं सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों
और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है, मतलब बताया जाता है हमारे देश में किस प्रकार के कानून है, किस तरह से इसको फॉलो करना है, किस तरह से इसको लागू करना है। इसका एक लिखित और जीवंत दस्तावेज जो है वो संविधान कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। नागरिक अधिकार आंदोलन से आप क्या समझते हैं? 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। देखिए ये एक एज ए स्टोरी है जो आपको समझना है। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन जो थे उसके साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन आरंभ हो गया। ये कहानी एक बार महात्मा गांधी से रिलेटेड भी है कि आपको पता है कि उनको ट्रेन से धक्का मार के नीचे फेंक दिया गया था, जबकि उनके पास क्लास 1 का टिकट था ट्रेन का, लेकिन फिर भी उनको काला समझ के ट्रेन से धक्के मार के नीचे कर दिया गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। तो ऐसा ही है नागरिक अधिकार आंदोलन, जो नागरिकों के अधिकार के लिए जो प्रोटेस्ट हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, उसे हम नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र की चुनौती के बारे में बताइए। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। कोई भी जो देश है, कंट्री जो है, वो संपूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिकल नहीं हो सकता। हमेशा ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं, नए तरीके से समझते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल भी उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर होता है। इसके साथ साथ आपको इसमें जानना है, इस पुस्तक में आप ये भी पढ़ेंगे कि समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। ये जो इक्वलिटी है ना, वो हमारे पूरे दिन के या फिर अपने जीवन के कई सारे फैक्टर को वो उससे प्रभावित करता है। तो क्या सब व्यक्तियों की समानता, उसके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिला है। इस तरह से आपने देखा क्लास 7 सोशल साइंस सिविक्स समानता ऑन इक्वलिटी चैप्टर 1 था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स समाप्त हो गया। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।